करेंगे इलेक्ट्रॉनिक। तो आज अपन जो बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत बड़ी स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, बहुत बड़ी योजना से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते थे वो भी हमने सीख लिया है। और आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो थर्ड पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन क्या है, देखिए। देखो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। देखो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस जो हमारे पास एटम है उस एटम का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई आयन है Na पॉजिटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, इधर देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 और ये कितना हो गया 11, ठीक है। ये हो गया 10 3s1, ठीक है। तो 10 और 11, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो Na+ का हमें चाहिए, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो नॉर्मली इसका जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है, वैलेंस शेल से जो सबसे बाहरी वाला कोश है, ठीक है, सबसे बाह्यतम कोश जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Na पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल से निकला है, ठीक है। अब वैलेंस शेल कौन सा है, देखो ये 1s है, तो ये पहला कोश हो गया, ठीक है। 2s2p ये जो सेकंड शेल हो गया, दूसरा कोश, ठीक है। और 3s ये है तीसरा कोश। तो लास्ट यहाँ पे कौन सा है, 3s है, तो लास्ट शेल ये है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना निकालना है, Na+ से मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे इसका जो तो देखिए अब देखो हमने नॉर्मली एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, संयोजी कोश से वैलेंस शेल से लास्ट कोश से अपन को इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 3s से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा, 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 और 3s0। तो ये जो है वो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो ये Na+ आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कॉपर का ले लो, ठीक है। अब देखो कॉपर जो है वो क्या होता है 29, एटॉमिक नंबर 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपको पता है कॉपर जो है वो एक्सेप्शन केस है, इसका होता है 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए भाई, 3d9 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3d9 होना चाहिए, लेकिन जो आबो प्रिंसिपल के अनुसार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉपर का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो ये आपको पता है कि जो ये d ऑर्बिटल होता है ना, d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। यदि d के अंदर 500 इलेक्ट्रॉन ऐसे फील हो, ठीक है, मतलब d यदि d क्या हो, अर्धपूरित हो, ये हो गया अर्धपूरित, ठीक है। यदि d अर्धपूरित हो या फिर d क्या हो, कंप्लीटली फिल हो, 1 2 3 4, देखो या तो d क्या हो, अर्धपूरित हो, या फिर d जो है वो क्या हो, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पूरा भरा हुआ होना चाहिए। मतलब d के अंदर या तो कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या फिर क्या हो 10 इलेक्ट्रॉन, पूर्ण पूरित, ये हो गया पूर्ण पूरित, ठीक है। यदि d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, पूर्ण पूरित होगा। या फिर 5 इलेक्ट्रॉन है जिसको बोलेंगे अर्धपूरित। तो ये जो विन्यास होता है ना, ये होता है स्थायी विन्यास। कैसा होता है, स्थायी विन्यास, इसको बोलते हैं स्थायी विन्यास, ठीक है। तो d अपने ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉनों वाला विन्यास या फिर 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। यदि पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी विन्यास हो जाएगा, ठीक है। तो
इसीलिए हम यहाँ पे क्या करवाते हैं D। अब देखो D9 जो होता है, जैसे कि ये D9, ठीक है, अब ये कैसा विन्यास है, D9 वाला है, ठीक है, तो D9 क्या है, अस्थायी है, ठीक है, D9 वाला जो है वो अस्थायी होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, तो 4s क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और D 10 हो जाता है, और इस तरीके से जो है वो पूरी विन्यास हो जाता है कॉपर का, और कॉपर जो है वो मतलब ये स्थायी विन्यास हो जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ये तो कॉपर का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब अपन बात करते हैं कॉपर से एक इलेक्ट्रॉनों को अपन निकालते हैं तो क्या बनता है, Cu+1। अब Cu+1 बन जाएगा, ठीक है। अब Cu+ हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आप इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कैसे करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कहां से, वैलेंस शेल से। तो सबसे पहले जो एटम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है वो करो, ठीक है, तो वो तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे, जैसे कि देखो ये पहला सेल है, सेकंड सेल, और ये हो जाएगा थर्ड सेल, और ये हो जाएगा लास्ट सेल। तो हमारा जो वैलेंस सेल कौन सा है, 4s है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा, तो निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6, ठीक है, 4s 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और 3d 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि अपन चाहे कि Cu+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, भाई Cu+2 आयन का कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखो भाई Cu+ का ये है, ठीक है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, वैलेंस शेल से अंदर की ओर। देखो परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इस तरीके से कोष होते हैं, ठीक है। तो सबसे ये जो बाह्यतम कोष होता है इसको वैलेंस शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोष, ठीक है, या फिर संयोजी कोष भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाह्यतम कोष है, तो बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ठीक है। बाह्यतम कोष में सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, जो ये अंदर वाला है, ठीक है, अंदर वाला जो सेल है इस कोष से निकालेंगे, ठीक है, इस कोष से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। भाई फोर्थ ये कौन सा है, थर्ड सेल है, ठीक है, थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, सारे निकल गए, उसके बाद भी आपको इलेक्ट्रॉनों को निकालना है तो आप सेकंड सेल से निकालोगे, सेकंड सेल से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो फर्स्ट सेल से निकालोगे। तो इस तरीके से जो है वो ये होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं Cu+2 का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कैसे करेंगे। देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले वैलेंस सेल से फिर अंदर की ओर आओगे। अब वैलेंस सेल कौन सा है, 4s, s के अंदर तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, भाई फोर्थ सेल लास्ट सेल है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो हमने निकाल दिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास Cu+2 है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो वो कहां से निकलेगा, फोर्थ से अंदर वाला थर्ड सेल। तो थर्ड सेल कौन सा है, ये है, ये कौन सा है, थर्ड सेल, ठीक है। तो यहां से D से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6। अब देखो 4s क्या हो जाएगा, 0, 4s 0, और 3d, अब D से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, भाई 4s के अंदर है नहीं तो कहां से निकालोगे, ठीक है, फोर्थ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो कहां से निकालोगे, तो अपन उससे अंदर वाला जो थर्ड सेल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा D9। अब ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा Cu+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल सकते हो इजीली, कुछ नहीं, सिंपल होता है। देखो आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे। भाई सबसे पहले जो हमारे पास एटम है उसका नॉर्मली आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद जो है वो अंतिम कोष से वैलेंस शेल से आपको इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, ठीक है। जितना उस आयन के ऊपर चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉनों को निकालना है, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारे पास कोई भी आयन है, ठीक है, कोई भी आयन है, उस आयन के अंदर यदि क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि वैलेंस शेल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यदि वैलेंस शेल जो होता है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, तो वो जो आयन है ना, वो आयन जो है
कलरफुल होगा। कैसा होगा? रंगीन होगा, ठीक है। वो आयन जो है वो रंगीन होगा, कलरफुल होगा, ठीक है। मतलब वो जो आयंस और उस आयन के जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो कलरफुल होंगे, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? हाँ, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो चुंबकीय गुण है वो हो जाएगा अनुचुंबक। अनुचुंबक का मतलब चुंबक की ओर आकर्षित, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं Cu+ की बात करते हैं, ठीक है। Cu+ की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 4s, हाँ 0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा ना, 29, ठीक है। तो S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो अभी हमारे पास D क्या है? अब देखो वैलेंस सेल यहाँ पे कौन सा है? D है, ठीक है। Da और Pa S ये सब वैलेंस सेल है, ठीक है। अब वैलेंस सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल है? S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल। S भी पूरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है भाई। ये S ऑर्बिटल जो है ना, ये देखो, ठीक है। ये जो 3s है क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। फिर जो 3p है वो भी आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 पूरा भरा हुआ है, कोई भी यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब D की अपन बात करते हैं, D की बात करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, अब देखो D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो D भी क्या है? फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। S भी फुल्ली फिल्ड है और P भी फुल्ली फिल्ड है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है, शून्य है। देखो Cu+ के अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका क्या होगा? कलर, ठीक है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो कैसा होता है? कलरफुल होता है, ठीक है। यदि नहीं हो तो कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होगा। और क्या होगा? प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रंगीन नहीं होगा, Cu+ कलरफुल नहीं होगा, ठीक है, और अनुचुंबकीय नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, कलरफुल नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होगा। बात करते हैं Cu+2। अब +2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। अब S से तो अपन ने 4s से निकाल दिया, उसके बाद कौन सा कोर्स होता है? फोर्थ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फोर्थ सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जो है वो थर्ड सेल, ठीक है, 3s से 3d से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले किससे निकालेंगे? 3d से निकालेंगे। तो 3d से आपने ये देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 3d9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अपन को कम करना पड़ेगा, ये लो। अब भी देखो, अब D9 है तो उसके अंदर आप देखो एक ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये क्या है? अयुग्मित, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Cu2+ के अंदर है। देखो Cu+ के अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, और Cu2+ के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना है? 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cu2+ के अंदर है, तो Cu2+ कैसा होगा? कलरफुल कंपाउंड होगा। देखो Cu2+ जो है इसके जितने भी कंपाउंड बनेंगे ना वो सारे कलरफुल होंगे, ठीक है। और क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे, मतलब मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो गए, चुंबक की ओर आकर्षित हो गए, पहली बात। सेकंड चीज, वो उसके जो सारे कंपाउंड है वो कलरफुल हो गए। अब देखो कोई भी आयंस होता है, जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है, Cu+ है, Cu2+ है, ठीक है, Fe+2 है। ये आयन जो है वो कभी मुक्त रूप में नहीं होते, पहली बात ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये आयन जो होते हैं ना कभी भी मुक्त रूप में नहीं होते, ये हमेशा अपने कंपाउंड के फॉर्म में ही होते हैं। जैसे कि लाइक Na पॉजिटिव जो है वो किसी Cl- के साथ जो है वो है NaCl के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में ही रहेगा। Na पॉजिटिव कभी भी सिंगल नहीं रहेगा, ठीक है। अपने आयन जो होते हैं वो हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे कि Fe+2 है, ये कभी Fe+2 सिंगल नहीं रहेगा, ये अपने कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा। जैसे लाइक जैसे FeSO4 से रिएक्ट कर दिया, FeSO4 के रूप में रहेगा, ठीक है। SO4 क्या होता है? -2, ठीक है।
तो ये इस तरीके से कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और Cu जो है Cu प्लस कभी Cu प्लस के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये हमेशा अपने कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा, जैसे CuCl हो गया, ठीक है, CuCl हो गया, ठीक है, Cu का ट्वाइस SO4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमेशा अपने कंपाउंड के फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो वे आयंस जिसके अंदर क्या है, कम से कम एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि कम से कम एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो आयन कैसा होगा, चुंबकीय, मतलब अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। कैसा होगा, अनुचुंबकीय, भाई वो आयन अनुचुंबकीय होगा, पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात वो जो है वो रंगीन होगा, उसके आयन जो है वो कैसे होंगे, मतलब कंपाउंड जो है ना वो रंगीन होंगे, कलरफुल कंपाउंड होंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तो वो हमेशा कलरफुल ही होंगे, ठीक है। और अब देखो ये जो CuSO4 है ना, ये क्या है, यहाँ पे Cu जो है वो +2 के फॉर्म है, तो ये जो कैसा है, रंगीन है भाई। ये जो कॉपर सल्फेट है ना कलरफुल होगा, ठीक है। बट नॉर्मली एक बात हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली जो CuSO4 का जो क्रिस्टल है ना वो क्या होगा, रंगहीन होगा, वो क्या होगा, रंगहीन होगा भाई। नॉर्मल अब देखो CuSO4 में Cu जो है वो +2 है, इसका मतलब कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। हाँ कलरफुल है, बट नॉर्मली इसका जो क्रिस्टल है ना, ठीक है, नॉर्मली जो क्रिस्टल है वो क्या है, वो जो है वो रंगहीन होगा। जैसे इसके अंदर आप इसको पानी के अंदर डालोगे ना, ठीक है, तभी ये कलर देगा, ठीक है। मतलब इसका जो नॉर्मल क्रिस्टल है वो रंगहीन होगा, लेकिन जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल, कैसा क्रिस्टल, हाइड्रेटेड क्रिस्टल, हाइड्रेटेड क्रिस्टल मतलब उसके अंदर मतलब वाटर मॉलिक्यूल हो, जैसे कि CuSO4.5H2O, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रिस्टल होते हैं ना, F.5H2O, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल है। ये कॉपर सल्फेट का जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल है। ये CuSO4 का जो क्रिस्टल है कैसा है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये वाटर के अंदर कैसा कलर देगा, नीला कलर देगा, ठीक है। आपने देखा होगा कॉपर को जैसे ही आप इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो वो कैसा कलर देता है, नीला कलर, ठीक है भाई, नीला कलर ही तो देता है। तो इसका जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल है वो जो है, मतलब क्रिस्टल सारे जो वो हाइड्रेटेड होंगे तो वो कलरफुल होंगे, ठीक है। नॉर्मली क्रिस्टल रंगहीन होंगे, ठीक है। तो पहली बात ये आपको पता चले कि आयंस के अंदर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। जो अनुचुंबकीय मतलब मैग्नेट की ओर वो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो ये है कि वो उसके जो हाइड्रेटेड जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, ठीक है। तो इससे अपन जो है वो आयन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से वो चीजें अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक थोड़ा नॉर्मली बेसिक सा पार्ट है जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी से इसको आप कवर कर लोगे तो आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपका जितने भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सारी चीजें आप मतलब इजीली रिलेट कर पाओगे ना। अब तो इसीलिए ये चीजें आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे तो आपको वैलेंस शेल की नॉलेज होगी, ठीक है। वैलेंस शेल की नॉलेज हो जाएगी तो आपको सारा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा, बेसिक लेवल से चीजें रटनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस हो वो भी आप इजीली कर सकते हो वैलेंसिया वगैरह निकाल के, ठीक है। और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह है वो भी आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। आपकी जो केमिस्ट्री के अंदर एक अच्छा फ्लो, एक अच्छा मोमेंटम बनाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो अच्छे से आपको करना चाहिए। तो ये हो गया आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके एप्लीकेशंस क्या है, अपन ने उस पर थोड़ा डिस्कस किया और इसके बेनिफिट्स क्या है उस पर भी अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। अब अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एक्सेप्शन केस, ठीक है।